Okay, so today's topic is rotating magnetic field in synchronous machine. देखो synchronous machine में जो magnetic field create होता है that is the rotating type of magnetic field. Okay, so ये magnetic field rotate कैसे कर रहा है? तो ये rotating magnetic field create कैसे हो रहा है? वो आज का लेक्चर में हम समझेंगे. ठीक है? तो देखो मैंने कल क्या किया है? जैसे कि दिस इज माय स्टार्टर. ओके, एंड स्टार्टर में हमको क्या रखना है? स्टार्टर में हमको आर्मेचर वाइंडिंग रखना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किया है? आर्मेचर वाइंडिंग को प्लेस किए हैं और ये जो वाइंडिंग है इनको हम 120 डिग्री स्पेस एंगल में रखेंगे. जैसे कि देखो एक वाइंडिंग बेसिकली दो कंडक्टर से बनता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली हमारा स्लॉट है. ठीक है, these are the slots on the starter. This slot and this slot. Okay, these two slots are carrying A phase winding. This slot and this slot is basically carrying the B phase winding, and this slot and this slot is basically carrying my C phase winding. एक वाइंडिंग बेसिकली दो कंडक्टर से बनता है. ठीक है, जैसे कि मान लो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो ये जो स्लॉट है ना इसमें मेरा एक कंडक्टर है और ये हेडर में भी एक कंडक्टर है. ठीक है, और ये पीछे से क्या है दोनों का ये बैक साइड जॉइंट. समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो कंडक्टर है और यहाँ पे जो कंडक्टर है दोनों कनेक्टेड है. कहाँ पे कनेक्टेड है? पीछे साइड पे कनेक्टेड है. तो ये जो ए वाला वाइंडिंग हो गया, ए वाला कंडक्टर, ये बी वाला कंडक्टर, एडेड वाला कंडक्टर, दोनों का पीछे से हमारा क्या हुआ है? जॉइंट कर दिया गया है. तो ये बेसिकली कॉइल का फॉर्मेशन किया है. दो कंडक्टर एक कॉइल का फॉर्मेशन हो गया. सिमिलरली बी एंड बी डैश में भी सेम काम किया गया है. यहाँ पे एक कंडक्टर है, यहाँ पे एक कंडक्टर है, पीछे से वो जॉइंट सी एंड सी डैश कंडक्टर्स एंड वो पीछे से क्या है? जॉइंट. ठीक है, नाउ अभी ये क्रॉस एंड डॉट का कांसेप्ट क्या होता है? देखो सपोज मेरे पास एक एरो है. ओके, ये जो एरो है इसके पीछे में ऐसा स्ट्रक्चर है. ओके, तो अगर मैं यहाँ से ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये एरो के पीछे में, तो जब ये एरो जाएगा ऐसे जा रहा है तुमको पीछे से क्या दिखेगा? ये क्रॉस दिखेगा कि नहीं? ये हमारा क्रॉस स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पे क्रॉस स्ट्रक्चर लगा है पीछे में एरो. और अगर तुम्हारे बहुत जा रही है तो तुमको ये वाला दिखेगा. ठीक है, तो ये बेसिकली एक डॉट हो गया. ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये मेरा एरो है, मैं तुम्हारे ओर छोड़ रहा हूँ, तो तुमको बेसिकली क्या दिखेगा? अभी ये डॉट दिखेगा. ठीक है, और अगर एरो मेरा ऐसे जा रहा है तो तुमको क्या दिखेगा? पीछे वाला का क्रॉस दिखेगा. तो अभी मुझे बताओ यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है? क्रॉस. तो इसका मतलब क्या हुआ? इस वाइंडिंग में करंट मेरा कैसे जा रहा होगा? ऐसे अंदर जा रहा होगा. तो यहाँ पे तुमको डॉट दिख रहा है. तो इसका मतलब क्या होगा? एक एरो तुम्हारे ओर आ रहा है. एरो का जो टिप होगा तो तुम्हारे ओर आ रहा है. बस तुमको एक एरो का टिप दिख रहा है और ये तुमको एरो का बैक दिख रहा है. समझ में आ रहा है? तो ये बैक दिख रहा है मतलब क्या समझोगे? एरो तुमसे दूर जा रहा है. और अगर तुमको ये डॉट दिखेगा तो एरो तुम्हारे ओर आ रहा है. ठीक है, ये समझ में आया? तो ये जो दोनों कंडक्टर है इनमें करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा? कहां से करंट एंटर कर रहा होगा बता सकते हैं? यहां पे करंट एंटर करेगा, यहां से एंटर क्रॉस, बिकॉज़ एरो का तुमको पीछे का जो स्ट्रक्चर है वो दिख रहा है. तो क्रॉस का मतलब एरो का तुमको बैक साइड दिख रहा है तो वो तुमसे दूर जा रहा है. तो करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा? ऐसे कर रहा होगा. ऐसे करंट तुम्हारा एंटर किया, फिर डॉट को तुम्हारा क्या हुआ? करंट बाहर निकल गया. तो डॉट को देखना तो क्या फील आ रहा है कि यहाँ से एरो है जो कि तुम्हारे ओर आ रहा है, और क्रॉस देखने से क्या पता चल रहा है? तुमसे दूर जा रहा है एरो. ठीक है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन समझ में आ गया. ठीक है, सिमिलरली बाकी में सेम कांसेप्ट लगाना है. क्रॉस एंड डॉट को देख के पता करना है कौन से वाइंडिंग में करंट एंटर, कौन से कंडक्टर में करंट एंटर कर रहा है और कहां से लीड कर रहा है. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखो एक कंडक्टर है, यहाँ पे भी कंडक्टर है, तो कहां से करंट का एंट्री हो रहा है?
बी डैश क्रॉस मतलब करंट का एंट्री पॉइंट हो गया यहाँ से और बी से द्वारा करंट लीव कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली पीएफ डी डैश में यहाँ पे क्रॉस में मतलब करंट डी डैश में क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है और सी से द्वारा करंट बाहर निकल रहा है। समझ में आ गया ना, एरो का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब देखो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, वाइंडिंग को 120 डिग्री डिस्प्लेस करके प्लेस करना पड़ेगा वाइंडिंग। जैसे कि मैंने क्या किया, देखो ए वाला जो वाइंडिंग है उससे 120 डिग्री जाके मैंने बी वाइंडिंग को प्लेस किया है। अंडरस्टूड। देखो ए वाला वाइंडिंग यहाँ पे है ना, इससे अगर मैं 90 डिग्री जा रहा तो यहाँ पे पहुंच रहा हूँ और 30 डिग्री एक्स्ट्रा गया तो 90 प्लस 30 कितना होगी 120। तो ये वाले लाइन में मुझे कौन सी वाइंडिंग को प्लेस करना है, बी वाला वाइंडिंग को प्लेस करना है। और फिर बी से 120 जाके मुझे कौन सा वाइंडिंग प्लेस करना है, सी वाला वाइंडिंग को प्लेस करना है। तो बी से यहां तक जाएगा कितना, देखो यहां से यहां 30 है तो यहां से कितना होगा 60 होगा, बिकॉज़ ये 90 डिग्री होता है तो ये 60 हो गया। तो फिर यहां से यहां 60, यहां से यहां 30, ऐसे करके मैं ब्रेक किया। ये जो 90 है ना मैं इसको 60 30 से ब्रेक कर दिया 90 डिग्री। तो B से 90 डिग्री, B से 120 डिग्री जाना है मेरे को। तो B से यहां तक जाएंगे तो कितना डिग्री कवर हो रहा है 60। फिर यहां से यहां जाएंगे तो कितना हो रहा है 50। 60 प्लस 50 कितना हो गया, यहां से यहां 120। तो B से 120 डिग्री जाके मैं कौन से वाइंडिंग को प्लेस कर रहा हूं, सी डैश वाला वाइंडिंग को प्लेस कर रहा हूं। ये कांसेप्ट को बोलते हैं स्पेस रिप्लेसमेंट करके वाइंडिंग को रखना है। कितना डिग्री 120 डिग्री। देखो मैंने पहले वाइंडिंग को कैसे रखा, ए डैश कैसे रखा। अब यहां से 120 डिग्री, यहां से 120 डिग्री जाना है, यहां से 120, यहां से यहां तक गया कितना गया, अरे यहां से यहां तक कितना कवर हुआ 90। फिर यहां से यहां 30 कवर कर रहा हूं तो ये वाला जो लाइन हो गया तो यहां से वो कितना डिग्री कवर करके आ रहा है 120, क्योंकि यहां से यहां 90, यहां से यहां 30, 90 प्लस 30 120। तो ये वाला लाइन से मैं 120 डिग्री ट्रैवल किया और वहां पे स्लॉट बना के मैंने बी फेज वाइंडिंग को प्लेस किया है। फिर बी वाला वाइंडिंग जहां पे प्लेस किया गया है वहां से 60 ऐसे करके टोटल 120 डिग्री कवर करके यहां से दो स्लॉट बना के सी वाइंडिंग को प्लेस किया गया है। तो ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, वाइंडिंग जो तीन वाइंडिंग्स है इनको 120 डिग्री फेज डिफरेंस 120 डिग्री स्पेस डिफरेंस करके हम प्लेस कर रहे हैं। समझ गया ना वाइंडिंग का प्लेसमेंट कैसे हो रहा है। अब जो करंट है तुम्हारा, दैट करंट इज आल्सो अल्टरनेटिंग करंट। ये फेज में जो करंट है दैट इज Im sin ओमेगा t। Im इज द पीक ऑफ द करंट, ओके। जैसे B में जो करंट है दैट इज Im sin ओमेगा t minus 120 एंड B फेज में जो करंट है दैट इज Im sin ओमेगा t plus 120। I can write also here minus 240 और plus 120। minus 240 तो यहाँ से अगर तुम 120 डिग्री जा रहे हो नीचे तो माइनस में आ गया, 240 डिग्री नीचे जाओगे तो सेम है 120 डिग्री ऊपर से जाना, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज 120 जा रहे हो तो क्लॉकवाइज में कितना जाना पड़ेगा 240 जाना पड़ेगा क्योंकि वो 360 डिग्री को कवर कर रहा है। सो हियर यू कैन राइट -240 और +120। तो यहां से क्या पता चल रहा है करंट है वो भी 120 डिग्री फेज डिफरेंस में है। Ia is Im sin omega t, Ib is Im sin omega t minus 120। तो Ia and Ib के बीच में फेज डिफरेंस कितने आ गए 120 आ गए। Ib is omega t minus 120 and Ic is Im sin omega t plus 120। तो अब ये Ib and Ic के बीच में भी फेज डिफरेंस 120 आ गया। तो ये वाला जो करंट सेंटर है, ये जो करंट है ये बेसिकली 120 डिग्री फेज डिफरेंस रखते हैं एक ही प्लेस, ठीक है। और वाइंडिंग कितने फेज डिफरेंस मेंटेन कर रहे हैं 120 डिग्री स्पेस सेंटर। मैकेनिकली वाइंडिंग का जो डिस्प्लेसमेंट है कितना क्या रखा गया है 120 का, और करंट के बीच में कितने का फेज डिफरेंस रखा गया है 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रखा गया है। अभी ये कंडीशन अगर तुमको सेटिस्फाई होता है तभी जाके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो पाए। एक को वाइंडिंग का मतलब प्लेसमेंट ऐसे करना है 120 डिग्री को ध्यान में रख के, फिर जो करंट वो भी 120 डिग्री के फेज डिफरेंस में रहना है,
ठीक है। और ये हमारा करंट है। करंट को अगर हम नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है? mmf. Yes, so fa is basically the mmf of a phase, fb is the mmf of b phase, ft is the mmf of c phase. और mmf का कांसेप्ट क्या होता है? करंट को नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना। तो मान लेते हैं देखो ये a फेज a एडेड है, फिर b फीडेड है और c फीडेड है। इनमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो आइडेंटिकल है। ठीक है, इसमें अगर 100 टर्न्स होंगे तो इसमें भी 100 टर्न्स, इसमें भी 100 टर्न्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न सारे में इक्वल है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? Im sin ओमेगा t ये करंट है, करंट के साथ मैं नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं a एडेड में, करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स बेसिकली mmf। और b में mmf कैसे निकलेगा? b का करंट को नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करेंगे, b में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, फिर c इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, मतलब यहां ये जो कॉइल है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट करंट इज आई। अब ये करंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, सो वो मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यहां पे देखो करंट कौन सा फ्लो कर रहा है? Im sin omega t plus 120 multiplied with number of turns in the c phase। ओके, तो ये मल्टीप्लाई होने से क्या होगा? देखो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ टर्न आरएमएस टाइम है, तो ये जो n a एडेड n b एडेड n c एडेड ये सारा इक्वल है। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई होगा Im into n a एडेड Im into n b एडेड Im into n c एडेड ये सारा का प्रोडक्ट क्या होगा? सेम आएगा कि नहीं? बिकॉज़ दिस वैल्यूज आर सेम, सो दिस प्रोडक्ट इज आल्सो सेम। तो ये प्रोडक्ट का मैंने नाम रख दिया fm, इस प्रोडक्ट का नाम रख दिया fm, इस प्रोडक्ट का नाम रख दिया fm। सो fm sin omega t, fm into sin omega t minus 120, fm into sin omega t plus 120। fm क्या होता है? It is basically the product of maximum current with number of turns। Im is the maximum current, इसका प्रोडक्ट करेंगे number of turns के साथ, that will give you fm। तो maximum mmf, so a फेज का mmf क्या होता है? maximum mmf into sin omega t। b फेज का mmf कैसे मिलेगा? maximum mmf into sin omega t minus 120। c फेज का mmf कैसे मिलेगा? fm into sin omega t plus 120। यहां तक समझ में आ गया नहीं? ठीक है, सी फेज में बेसिकली हम ऐसे ये तो यूज करते हैं ना, करंट का रिलेशन क्या होता है? ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ए फेज करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ बी फेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ सी फेज करंट। ये होता है हमारा Im sin omega t, इसमें माइनस 120 का डिफरेंस आता है तो इसमें प्लस 120 डिग्री का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अभी हम काम क्या करना है? देखो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट में हम कैलकुलेट करेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड हमारा सर्किट में प्रेजेंट है। जैसे कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एट ओमेगा t इक्वल टू 0 ये सर्किट में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो कैसे करें? और देखो ए फेज में ये जो फेज हो गया ए फेज का वाइंडिंग जो होती है, ठीक है, इसमें करंट कहां से एंटर कर रहा है? यहां से एंटर कर रहा है, यहां से एंटर कर रहा है, ऊपर से निकल रहा है। तो अगर मैं कॉल करूंगा, मेरा राइट हैंड को मैं कॉल करता हूं तो मेरा थंब का डायरेक्शन कैसे रहेगा? ऐसे करंट एंटर किया तो ऊपर से लीक कर गया, तो करंट एंटर कर कैसे लीक कर? तो राइट साइड का है या नहीं? इसलिए मैंने जो एमएमएफ या तो फील्ड का डायरेक्शन रखा है राइट हैंड साइड पे रखा है। एवरीवन अंडरस्टूड? एफए का डायरेक्शन मैंने ऐसे क्यों रखा है? ठीक है, फिर अभी बी फेज में जो वाइंडिंग है उसका मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना चाहता हूं। करंट तो फ्लो कर रहा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है? यहां पे एंटर कर रहा है, यहां से एंटर कर रहा है, यहां से एंटर कर रहा है और यहां से एग्जिट कर रहा है। तो देखो मैं अगर मेरे राइट हैंड को कॉल करता हूं बी एजेस में करंट एंटर कर रहा है और बी से बाहर निकल रहा है, तो मेरा एरो मेरा थंब कौन सा डायरेक्शन में जाता है? ऐसे ऐसे है ना? ये देखो समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बी का मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे लिखा है। अभी तीन रीजन के लिए बताओ करंट कहां से एंटर कर रहा है? रीजन में एंटर कर रहा है, तो यहां से एंटर कर रहा है और यहां से लीव कर रहा है। तो मेरा थंब ऊपर ये कर रहा है, तो थंब का डायरेक्शन कैसा रहा? ऐसे रहा। इसमें क्या हुआ? बी में क्या हुआ? यहां से एंटर कर रहा है, यहां से एग्जिट कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे। ठीक है, नहीं यहां से एंटर कर रहा है, यहां से एंटर करना
ऐसे कर रहे हो तो ऐसे है, तो एफबी का डायरेक्शन ऐसे रखा हो, ठीक है। एफबी का डायरेक्शन कैसे पता किया, करंट ऐसे एंटर कर रहा है, यहाँ से एग्जिट कर रहा है, मेरा राइट हैंड देखो सी डैश में एंटर कर रहा है, सी से बाहर आ रहा है, तो थंब का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा कि नहीं। ए का जैसे डेफिनेटली ड्रॉ किया बिकॉज़ ए एडेड में करंट एंटर कर रहा है, ऐसे जाके एंटर कर रहा है और यहाँ से ऊपर से निकल रहा है, तो मेरा राइट हैंड, ठीक है। सो ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ किया हुआ मैंने, एफ का, एफ बी का एंड एफ डी का। एवरीवन नोट आउट दिस डायग्राम, ओके। नेक्स्ट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, सपोज मैं ये पता करना चाहता हूं कि ओमेगा टी 0 में मेरा कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तीन वाइंडिंग है, देखो तीन वाइंडिंग है ना, ए डैश एक वाइंडिंग, बी डैश एक वाइंडिंग, सी डैश थर्ड वाइंडिंग, टोटल तीन नंबर वाइंडिंग आ जाए। एवरी वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया एफ ए एफ बी एफ सी। बट मुझे वो तो रिजल्टेंट कैसे निकालना, तीन जी मैग्नेटिक फील्ड है, उनका रिजल्टेंट भी तो होगा ना, तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे। सपोज एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में कैलकुलेट कर रहा हूं, सपोज एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 में मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ओमेगा टी 0 में मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये जो रिलेशन है इसमें मैं ओमेगा टी को 0 पुट कर रहा हूं, तो sin 0 कितना हो जाएगा 0, तो f पे 0 हो गया। यहां पे वैसे ओमेगा टी को 0 पुट करो, sin ऑफ -120 का वैल्यू पुट करो तो मिलेगा -3/2 इनटू fm। यहां पे भी ओमेगा टी 0 पुट करो, sin ऑफ 120 का वैल्यू पुट करो, sin ऑफ 120 किसी की √3/2 आता है, ठीक है। तो √3/2 इनटू fm। सो एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 मैंने f का वैल्यू रख दिया, 0 आया, f भी हमारा -3/2 इनटू fm आया, एंड s की वैल्यू कितना आ रहा है √3/2 fm। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी अभी ये जो वैल्यूज है इनके हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा कि मेरा रिजल्टेंट वैल्यू कितना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। Fp तो मेरा 0 है, बट Fp का वैल्यू देखो, Fp का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है। Fp का एक्चुअल डायरेक्शन क्या है बताओ, ये है ना एक्चुअल डायरेक्शन Fp का, और नेगेटिव आ रहा है मतलब इसको हम क्या दिखाएंगे, इसके ऑपोजिट में दिखाएंगे। Fp नेगेटिव आ रहा है मतलब इसके ऑपोजिट में दिखाएंगे, देखो ये वाला दिखा दिया मैंने Fp कितना है √3/2 fm का मैग्नीट्यूड √3/2 fm है। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, जो एक्चुअल डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड है उसको ऑपोजिट में हमको दिखाना है, तो मैंने ये वाला दिखा दिया fp के हिसाब से। fc जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है, तो मतलब fc का एक्चुअल डायरेक्शन कैसे है ये वाला, तो इसमें कोई चेंज करेंगे नहीं, तो ये रखते मैंने। अभी ये वाला मैग्नेटिक फील्ड मेरा fp को इंडिकेट कर रहा है और ये मेरा fc को इंडिकेट कर रहा है। अब ये दोनों के बीच में एंगल कितना है बताओ, जैसे कि FB और FC के बीच में ये FB हो गया ना, इसका नेगेटिव जो हो गया वो ये आ गया -FB। ये दोनों के बीच में एंगल यहां पे हमको पता करना है कितना है, बताओ कि -1, तो ये यहां से यहां तक कितना है, तो एक दूसरे के बीच में मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री, FA और FB के बीच में 120, FB FC के बीच में 120, FD FA के बीच में 120, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना आएगा ठीक है 180 है, ये पूरा 180 है। 180 से मैं क्या करूंगा बताओ, 180 से कितना माइनस हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा, तो ये 60 मिल जाएगा। तो ये जो 50 है ये पूरा एंगल दोनों के बीच में 60 है, इसको मैं क्या कर रहा हूं बाइसेक्ट कर रहा हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। बाइसेक्ट करने से इस साइड 30 इस साइड 30 आ जाएगा। अब सुनो इसका ये मैग्नेटिक फील्ड है, बेसिकली दिस इज अ वेक्टर, इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल में। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैसे जाएगा ऐसे जाएगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसे जाएगा वो जाएगा। तो सुनो ये जो एंगल 30 है इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूं इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना जाएगा √3/2 fm into cos 30, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा √3/2 fm into sin 30। सिमिलरली ये वाला जो वेक्टर है इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना लेंगे √3/2 fm into cos 30, और इस साइड जो है वो sin 30। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं ना, मैकेनिक पढ़े तो ठीक है। तो इसका ब्रेकडाउन कर किया जा रहा है, कंपोनेंट को ब्रेक किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल में। इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल में आएगा, एक कंपोनेंट हमारा हॉरिजॉन्टल में आएगा। अभी ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है वो सेम है बराबर है और इक्वल एंड अपोजिट है,
तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या, दो वर्टिकल वैल्यू। तो ये वैल्यू का मैग्नीट्यूड कितना है, √3/2 का कितना है, √3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो √3 2 कैंसिल cos 38 √3/2, तो √3 3/2 है। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 3/2 FM। और FM क्या होता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना है, उसमें अगर हम 3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे दैट विल गिव अस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट व्हिच इंस्टेंट, एट ओमेगा t इक्वल टू 0, दैट पर्टिकुलर दैट इंस्टेंट कितना मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, 3/2 FM है। और इसका डायरेक्शन कहां, अपवर्ड, क्योंकि ये दोनों भी तो अपवर्ड जा रहे हैं ना, समझे, ये और ये तो कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा है दोनों ही अपवर्ड जा रहे हैं। तो एट ओमेगा t इक्वल टू 0 मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है और मैग्नीट्यूड तुम्हारा 3/2 FM है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, कि कौन डाउट है, ठीक है ना। अब चलते हैं, अब ओमेगा t इक्वल टू सपोज 90 में चेक करते हैं कि क्या तुम्हारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। 90 में क्या होगा, देखो ये सेम है, fa इक्वल टू fm sin 90, sin 90 कितना होता है 1, तो इसका मैग्नीट्यूड fm आ गया। सिमिलरली यहां पे अगर 92 करके तुम कैलकुलेट करोगे तो माइनस साइन आएगा, 1/2 आएगा, सो -fm/2। यहां पे 92 करो, 90 + 120, ओके कैलकुलेटर में मार दो, 90 + 120 sin ऑफ 90 + 120, जो वैल्यू आएगा वो आ गया -1/2, तो ये fm के साथ -1/2 मल्टीप्लाई होके f हो गया -fm/2। समझ में आया कि नहीं, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी हमको क्या करना है बताओ, इसका वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करना है। fa fm, प्रीवियस केस में fa कितना था, प्रीवियस केस में fa मेरा 0 था, इस केस में fa मेरा fm आ रहा है, पॉजिटिव में आया कि नेगेटिव में, पॉजिटिव में, तो fa का डायरेक्शन जैसा है वैसे लेना है। fa का डायरेक्शन कैसे है, तो ये मेरा हो गया f a का डायरेक्शन, ये वाला जो एरो मार के इट इज रिप्रेजेंटिंग f a एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना है fm। अब बाकी रहा तुम्हारा FB, FB का जो डायरेक्शन है वो ऐसा, लेकिन नेगेटिव में आया तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, ऐसे दिखा दिए, ठीक है। अब वैल्यू दे दी fm/2, फिर FC तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, FC का एक्चुअल डायरेक्शन क्या कहते हैं ऐसा है, उसका नेगेटिव और फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ऐसे करके मैंने वेक्टर में दिखाया गया है, ये हमारा FC को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है fm/2। ये डायग्राम सबको समझ में आया कि नहीं है, आ गया ना। इसका मैग्नीट्यूड है बेसिकली fm, इसका मैग्नीट्यूड fm/2, इसका मैग्नीट्यूड fm/2, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, fc को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज़ fc का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है ना, तो माइनस f देता है, नेगेटिव में जो वैल्यू आया है इसलिए हमको ऐसे लिखा है। अभी इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे बताओ, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आएगा, ये fm/2 है, और इसके और इसके बीच में एंगल कितना रहेगा, एक तो बीच में रहेगा, ये तुम्हारा बेसिकली कौन है, fb है, तो ये तुम्हारा f, देखो ये तुम्हारा fb का है ना, ये fb का नेगेटिव -fb आ गया, और ये तुम्हारा कौन है, ये तुम्हारा नेगेटिव में ft है। तो इन दोनों के बीच में एंगल अगर तुम यहां से निकालोगे, इन दोनों के बीच में कितना है 120 डिग्री है, 120 डिग्री, इसको मैंने ब्रेक किया है 60 डिग्री। समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये जो है ये बेसिकली क्या है -fb, और ये क्या है -fc, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 120 आएगा, देखो 120 आएगा नहीं होगा, समझ में आ रहा है, ये एंगल 120 आएगा कि नहीं, अभी तक 120 है तो ब्रेक किया हूं लाइन से 60 में ब्रेक हो गई, ठीक है। इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट कितना है fm/2 sin 60, अभी इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा fm/2 sin 60, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा fm/2 cos 60, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू होगा fm/2 cos 60। तो इस डायरेक्शन में बेसिकली मेरा तीन कंपोनेंट्स हैं, एक तो तुम्हारा fm जो कि fa है बेसिकली,
एफ पहले से ही इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसका एक कंपोनेंट भी आ गया और इसका भी एक कंपोनेंट आ गया। अब इन तीनों को मिलाने से मेरे को रिजल्टेंट मिलेगा, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। इन तीनों को खाली मेरे को ऐड करना है, fm प्लस fm/2 cos 80 प्लस fm/2 cos 80 तीनों को ऐड करना है। तो कैलकुलेट करने के बाद अगर तुम देखोगे ये तो सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल आउट हो गया। cos 80 1/2 होता है, fm प्लस fm/2 इज नथिंग बट 3fm/2। तो मेरे को जो रिजल्टेंट मिल रहा है 3fm/2 मिल रहा है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है बताओ, राइट में आ रहा है। ओमेगा t इक्वल टू 0 में ऊपर में आ रहा था, मैग्नीट्यूड सेम 3/2 में, यहां पे भी मैग्नीट्यूड 3/2 में आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन मेरा कहां में जा रहा है, राइट में जा रहा है। ठीक है, अभी हम ओमेगा t इक्वल टू 180 में देखते हैं क्या हो रहा है। 180 में अगर तुम देखोगे ओमेगा t 180 को करो कैलकुलेटर में, sin 180 का वैल्यू 0 होता है, तो इसीलिए तुम्हारा fa तुम्हारा जो आ गया 0 आ गया। यहाँ पे 180 को करो 180 माइनस 120 करके कैलकुलेटर में पुट करने से वैल्यू जो आएगा 3/2 आएगा, तो दैट बाय 3/2 कैंसिल हो गया। सेम लॉजिक यहाँ पे पर माइनस लिखा है, तो माइनस 3/2 यहाँ पे आ रहा है जनरेट। अभी इन तीनों का रिजल्टेंट हमको ड्रॉ करना है। fa तो 0 है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। fb जो है पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है मतलब fb का डायरेक्शन जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमको दिखाना है, और fc अगर नेगेटिव है तो fc के ऑपोजिट में हमको दिखाना है। ठीक है, fc नेगेटिव में है ना, fc इस डायरेक्शन में है तो इसका नेगेटिव डायरेक्शन क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हमको दिखाना है fc का वैल्यू और इसका मैग्नीट्यूड 3/2 fm। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालोगे तो वो डाउनवर्ड है। यस, यहां पे भी सेम कांसेप्ट अप्लाई करो, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड, इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वर्टिकल ऐड हो जाएगा तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा। इन दोनों को ऐड कर रहा है तो क्या आ रहा है, देखो अगेन 3/2 fm आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है तुमको कि मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्ट है अगर वो एक वेक्टर है तो ओमेगा t इक्वल टू 0 में वो वेक्टर ऐसे होगा। ओमेगा t 90 में देखने से ये सेम वेक्टर कहां चला गया होगा, तो यहां पे चला गया होगा। अगर 180 में देखेंगे तो वो डाउन चला गया होगा, 270 में देखोगे तो यहां पे आ गया होगा, 360 में देखोगे तो वो अगेन यहां पे आ गया होगा। तो ये जो फैक्टर है ओमेगा t 0 में यहां पे है, ओमेगा t जब 90 हो गया वो यहां पे आ गया होगा, फिर 180 में वो यहां पे आ गया, 270 में यहां आ जाएगा, यहां पे आएगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड behaves like a vector having a fixed magnitude. The magnitude is 3/2 fm and rotating, it is rotating clockwise or anti-clockwise. The magnetic field is rotating clockwise or anti-clockwise? Clockwise. So magnetic field is rotating clockwise and the magnitude of the rotating field is 3/2 fm. Understood or not? So this is the way you can explain how the rotating magnetic field is actually created inside a three-phase induction motor. This principle you have to understood. Okay. The question will ask, explain how the rotating magnetic field is created inside a synchronous machine. Then you have to explain like this. Okay. Everyone understood or not? This is very simple. A phase current is I and omega t. B phase current is shifted 120 degree, so it is I like omega t minus 120. C phase current is displaced or shifted 240 degree, so I can write a minus 240 or plus 120. Okay, right here. A phase, B phase, C. A, B. Okay, 120, 240 or plus 120. If you are moving like this, 120, 240. If you are moving like this, plus 120, plus 240. So, this is I am sin omega t, this is I am sin omega t minus 120, this is I am sin omega t plus 120, or I can write it minus 240. मोटी छेड़ा है 120 डिग्री पछरे पर आउट तांग अछि, ताबे पुनी 120 डिग्री एंगल रे आउट तांग अछि, तीनटा तांग रहबो। से भलिया एडिट कराइती। तो जेतबे ओमेगा t
देखो ये आई थिंक एक्टर वैल्यू से चेंज बेसिस पे चेंज हो जेला current तुम्हारा जो जो सी वाइंडिंग्स है दैट इज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर at 120 degrees winding को जो प्लेट कर रहा होगी दैट इज आल्सो 120 degrees then only electric magnetic field is going to be created magnetic field and f is equal to 3 times v by 2 times f f कौन maximum magnetic field कितने आएगा maximum current something like current flow alternating current that current should have a peak value if maximum value that maximum will be multiplied with the number of turns will give you f n okay